किसी को निमंत्रण करते हैं तो एक गाना के दौर में शुरुआत करता हूँ। घुमड़ी रहे चारों खूंट कारी बादल घुमड़ी रहे, इस तरीके से हम बारिश का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, उसमें जो शब्द थे घुमड़ी रहे, बादल बादल जो है वो घूम घूम कर आ रहे हैं और बारिश आ रही है। तो किस तरह से आपने फिर मजदूरी स्टार्ट करी और चित्रकारी में आए? तो पहले चित्रकारी से मुझे पता नहीं मिलेगा कि रोजगार मिलेगा कि नहीं, मुझे इस बीच में अनभिज्ञ समय कि आप मजदूरी करते थे, उसके बाद आपने अपना पैशन जो है उसे नहीं छोड़ा और इसके पीछे जो है हाथ आपके चाचा जी का है। वो कहते थे हे जैसे भी घर से निकलते थे, हे प्रभु जंगल के जानवर मुझे मिल जाए लेकिन शहर के आदमी मुझे डर लगता है। ओ, तो ये नर्मदा मैया है जो लंबी मछली की तरह निकलती है। जो ये पेड़ दिखा है ये विंध्याचल है और सतपुड़ा पर्वत है। वीर भारत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनादि। और जो इंसान मजदूरी करके दिन बिताए और रात को कूची उठाए, वो साबित करता है कि कला को गरीबी नहीं, सिर्फ हौसला चाहिए। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी हर पेंटिंग, हर चित्रकारी सिर्फ रंगों का मेल नहीं है, बल्कि जंगलों, लोक कथाओं और आदिवासी संस्कृति की जीवित स्मृति है। मैं बात कर रही हूँ राजेंद्र कुमार श्याम। गोंड चित्रकला की पावन धरती पाटनगढ़ मध्य प्रदेश से आने वाले एक प्रसिद्ध गोंड कलाकार, जिन्होंने संघर्षों के बीच अपनी कला को जीवित रखा और उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाया है। इनके साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इनके बड़े भाई की असमय मृत्यु के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़कर फैमिली की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में दिन में मजदूरी करते थे और रात में चित्रकारी और चित्र बनाए। वर्षों तक यही संघर्ष चलता रहा और उनकी पत्नी सुशीला उनके बनाए चित्रों में रंग भरती थी, जो कि अधिकतर पत्नियां करती हैं। और आर्थिक तंगी के बावजूद रंग और कैनवास जो है उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। फिर एक दिन प्रसिद्ध कलाकार शंपा शाह जो है, उन्होंने उनकी कला को देखा और कहा कि नौकरी छोड़ो, सिर्फ चित्र बनाओ। यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। आज उनके चित्र ट्राइफेड, ललित कला अकादमी और कई अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों तक पहुंच चुके हैं। उनकी कला सिर्फ पेंटिंग नहीं है, बल्कि भारत की आदिवासी आत्मा की एक अभिव्यक्ति है। वीर भारत पॉडकास्ट में राजेंद्र कुमार श्याम जी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये पॉडकास्ट हमें क्यों देखना है, आपको क्यों देखना है, तो मैं आपको कहना चाहूंगी, गोंड चित्रकला जो मध्य प्रदेश की कला है, इसकी असली कहानी जानने के लिए ये एपिसोड सिर्फ कला नहीं, बल्कि उस संस्कृति, उस संघर्ष और परंपरा की कहानी है जिसे दुनिया आज पहचान रही है। संघर्ष से सफलता तक की ये जो प्रेरक यात्रा है, इसे आप जरूर सुनिए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। और भारत की जड़ और आदिवासी संस्कृति, गोंड कला, इसे समझने के लिए ये बातचीत आपको उस भारत से जोड़ती है जो आज भी जंगलों, लोक कथाओं और प्रकृति में सांस लेती है। तो चलिए मिलते हैं आज के वीर भारत पॉडकास्ट में, जहां रंगों के पीछे छिपी है पूरी सभ्यता की कहानी। हम आपके सामने लेकर आए हैं, हमारे साथ में हैं राजेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वीर भारत पॉडकास्ट में। लेकिन शुरुआत करते हैं वो बारिश के गोंड समाज में जो आपके एक गाना है उसके थ्रू। तो जरा मैं चाहूंगी, मैं एक कर्मा जो हमारे प्रचलन है, जो किसी का स्वागत या मेहमानी में किसी को निमंत्रण करते हैं तो एक गाना के दौर में शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल। घुमड़ी रहे चारों खूंट कारी बादल घुमड़ी रहे, घुमड़ी रहे चारों खूंट कारी बादल घुमड़ी रहे। कौन कति घुमड़े कौन कति बरसाए है, कौन कति बूंदेला चुहाए घुमड़ी रहे चारों खूंट कारी बादल घुमड़ी रहे। इस तरीके से हम
बारिश का स्वागत करते हैं। बिल्कुल उसमें जो शब्द थे घुमड़ी रहे, बादल बादल जो है वो घूम घूम कर आ रहे हैं और हाँ। बारिश आ रही है। जैसे मोर पक्षी बादलों को देखकर वो अपने पंख फैलाता है, नाचता है, उसी तरह से हम गौंड जाती है। जब बारिश होता है तो अब कर्मा गीत मौसम के स्वागत करते हैं कर्मा के द्वारा। और ये अभी भी गाते हैं अभी जहाँ भी पर? गाते हैं। ओके, तो सबसे पहला ये सवाल आ रहा है कि आपका बचपन कैसे बीता, क्योंकि आप जिस चित्रकारी से जुड़े हैं, गौंड चित्रकारी, ये दादा परदादा और पिताजी ऐसे आपके ब्लड में शामिल है, तो थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। बचपन में जैसे ढिगना होता था, फर्श में होता था, दीवार में होता था, ढिगना से ही गोंड आर्ट आया है। अच्छा, जी ये हाँ। किस तरह से होता है? पहले तो दीवार में मोटी होता है, जो मिट्टी के थोड़ा बना के उसके ऊपर कलर करते थे। जैसे कोठी में आली हो गया, या दिया रखने वाला हो गया, कुछ सामान रखने वाला, या दरवाजा के सामने नाहडोर बोलते हैं उसको। अच्छा, तो वो आप पहले वो बनाते थे? हाँ हाँ, तो वैसे होते करते फिर अब किस्सा कहानी हम प्रधान हैं, तो हम बड़ा देव का पुजारी हैं, उसके गाना गाया करते हैं। जैसे रामायणी होगा, महाभारत हो गया, और कई तरह की कहानी है। कोई धरती की उत्पत्ति के बारे में, कोई पेड़ की उत्पत्ति के बारे में, या फिर किसी फलों का, किसी पक्षियों का, इस तरीक़े से हमारे पेंटिंगों में दर्शाते हैं। उस समय तो केवल कहानी में ही सीमित था, पर जो भारत भवन के जो स्वामीनाथन थे, जो इन्हें सर्च किया और अपने गांव आए, खोजा हम लोगों को, मेरे श्री जनगढ़ से श्याम जो हमारे गोंड कला का एक जनक हैं, उन्होंने शुरुआत की थी। और आपका बचपन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ले जाना चाहूँगी। बचपन मुझे बहुत लाड़ प्यार, भाई बहन, माता पिता ने बहुत प्यार किया मुझे वो उस चीज़ में मुझे कोई फ़र्क नहीं था कि मुझे आज खाना मिलेगा, कि मुझे पैसा मिलेगा। मन चाहे जैसा होता, खेलता कूदता, पर ऐसे ही होते करते चलता गया, मौसम बदलता गया, समय परिवर्तन होता गया। फिर कहा कि मैं पढ़ाई करूं, भोपाल जाऊं। अच्छा, किस एज में आप यहाँ पे भोपाल आए थे? मैं करीब 15 साल। 15 साल के थे। हाँ। ओके, फिर भोपाल आए आप? 14-15 साल, हाँ। तो मेरे चाचा जी यहाँ रहते थे, भारत भवन में एम्प्लॉय भी थे, जनगढ़ से श्याम। तो कहा कि वहाँ शहर में पढ़ूंगा, कुछ अच्छा पढ़ाई होगी, अच्छा जानूंगा समझूंगा। तो ठीक है करके मैं आ गया भोपाल। आया, फिर वहाँ कुछ दिन बीता, फिर रहते, फिर देखा यहाँ का हुलिया, देखा रहन सहन, देखा गाड़ियों को देखने में, रोड में जाया करते तो पहले हाँ। कि कितने गाड़ी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगता था। ये किस सन की बात है? कौन सा भोपाल था, किस ईयर ये का? 93 के बाद। अच्छा, ओके। 93। फिर उसके बाद भोपाल में आप रहने लगे कि उसके बाद फिर क्या उसके हुआ? बाद फिर हम गांव चले गए। कुछ अच्छा, घर में शादी था, भाई की शादी था, चचेरे भाई का, तो चाचा लोग भी जा रहे थे, तो मैं यहाँ अकेले कहाँ रहूँगा करके उनके साथ चला गया। फिर गांव में कुछ दिन रहे, महीना एक रहे, फिर उसके बाद कहा चलो मछली पकड़ने जाते हैं। तो मछली पकड़ने गए नदी में। एक सिवनी नदी है हमारे गांव के किनारे, नर्मदा नदी भी है, सिवनी नदी है, तो सिवनी नदी गए अपन। तो वहाँ मछली पकड़ने लगे। फिर वहाँ बारिश शुरू हो गई। बारिश होते होते थम ही नहीं रही बारिश, कहीं बादल गरज रहा है, कहीं बिजली चमक रहा है, ऐसा होता करते करते नहीं तो चलो अब घर वापस चलते हैं। भाई था, भाभी था, मैं था, और गांव के मोहल्ले के और साथी थे। तो जैसे भागते भागते हम वापस घर लौट रहे थे, उसी समय आधे रास्ते में भाई को जो आकाशी बिजली है, वो पता नहीं कैसा आया, किस तरीक़ा से आया, वो तो दिखाई नहीं दे, वो केवल चमक था। तो अपने चलने के उसमें थे कि हमें क्या होगा, जल्दी घर पहुंचना, इस तरीक़ा से होता था। तो जैसे भाई गिरा तो कहा हो सके फिसल के गिर गया, मिट्टी है। तो जैसे भाई के पास लौट के गया तो उठाया, तो मैं से मुँह के बल गिर गया और मिट्टी घुस गया था उसके मुँह में। तो मिट्टी निकाला कि पता नहीं क्या हो गया, मुझे उस समय कि भाई ये गुजर गया कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि गिर गया होगा। फिर उसको खंडे में रखा, फिर लाया। फिर इतना ओले आ रहे थे, बारिश भी हो रहे थे, मैं समझा कि हो सकता है ठंड की वजह से कुछ हो गया होगा, ठंड भी काफ़ी लग रही थी। तो आग जलाए, कंडा लकड़ी एक जगह, एक घर में आधे रास्ते में घर है, तो उनको छाती को सेंकना चालू किया, क्योंकि गर्म होगा तो इसका
अच्छा लगेगा। मुझे पता नहीं था कि ये गुजर गया। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही फिर दिन भर फिर लोग, गांव के लोग आ गए कुछ। उसके बाद फिर घर गए तो वो एक कोदो होता है, तो आकाशीय बिजली गिरने से उसको ढांकने से जान वापस आ जाते हैं, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा। हाँ। तो रात भर ऐसे ही रखा अनाज के अंदर उसको, फिर अच्छा। भी वो नहीं हुआ। फिर समझ गए कि अब मेरा भाई नहीं रहा। ओह ओह। तो ओके। फिर वहाँ से मुझे लगा कि अब क्या होगा, हमारे घर में कौन है, क्या करेंगे। माँ बाप हैं वो तो भयभीत हो गए, अंधे जैसे हो गए, रो रो के परेशान हो गए। तो उसी समय से मुझे एक जिम्मेदारी को देखना पड़ा, और घर चलाना कैसा हो, तो मुझे अनुभव नहीं था कि घर कैसे चलेगा। और फिर आप बड़े हो गए, बड़े हो गए। जो मनमौजी और अपनी जिंदगी हाँ, को जी रहे थे। छोड़ दिया उसको। सच। घर के काम में कहीं जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। तो फिर आपने जो जिम्मेदारी फैमिली के लिए ली, क्योंकि आप फिर अकेले बचे थे, हम्म। तो उसके बाद का अगर मैं बात करूं तो किस तरह से आपने फिर मजदूरी स्टार्ट करी और चित्रकारी में आए, तो ये स्टोरी कैसे शुरू हुई? क्योंकि फिर उसके बाद आप शायद भोपाल आए, भोपाल में मानव संग्रहालय जो है यहाँ पर आपने मजदूरी स्टार्ट करी, और साथ में अपनी चित्रकारी जो है, पेंटिंग जो है, गोंड पेंटिंग जो है उसे बनाते रहे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताओ, क्योंकि फिर यहाँ तक आपका जो जर्नी हाँ है इसके हाँ बारे में थोड़ा हम पता हाँ हाँ। चलेगा। तो पहले चित्रकारी से मुझे पता नहीं मिलेगा कि रोजगार मिलेगा कि नहीं, मुझे इस हम्म। बीच में अनभिज्ञ था मैं। हम्म। तो कहा कि कहीं काम मिल जाता, शहर है तो अच्छा पैसा कमाऊंगा, घर भी मेरा चलेगा, पैसा भेजूंगा, उस तरह का ख्याल था मेरा। हम्म। तो कहा कि मैं कहा शहर है, यहाँ तो खूब सारा पैसा मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा। तो ऐसे ही होते करते चाचा के पहचान था संपत साह से। हम्म। तो उनको कहा कि इसको आपके यहाँ लेबर में रख दीजिए, काम करवाइए। तो वहाँ मैं 10 साल तक नौकरी किया। फिर वहाँ से शाम को जैसे फ्री होता था तो घर आके फिर और आपकी नौकरी क्या थी, मतलब क्या काम था उसमें? लेबर ही करता था। अच्छा। लेबर। ओके। फिर आप घर आते थे? घर आते तो फिर कहा कि अब कुछ मैं भी अपना काम करूं, चाचा के यहाँ तो कर ही रहा था, तो अपना काम करूंगा। चाचा बोलते थे अपना काम कुछ करो, आगे बढ़ो, कुछ सीखो, समझो। हम्म। तो पहले तो ये डिजाइन क्या होती थी मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। हम्म। एक पैटर्न होता है जो अपने गोंड आर्ट में होता है कि ये मेरा नोट है तो इस तरीके से तुम अलग कुछ करो, अपना पहचान दिलाओ। तो फिर मैं सोचा क्या बनाऊं, ऐसे ही करते फिर एक बंदा रस्सी होता है जो एक किसी मैं मजदूरी करने जाता था तो एक रस्सी लेके जाता था, तो ये गट्ठर अनाजों को जोड़ के बांधता था, तो ये आपस में होते थे। उसी तरह से एक बंदा रस्सी को चुना, तो आपने अपना पैटर्न चुना। पैटर्न चुना। लेकिन जो संघर्ष के दिन आप बता रहे हैं कि आप मजदूरी करते थे, उसके बाद आपने अपना पैशन जो है उसे नहीं छोड़ा, और हाँ इसके हाँ। पीछे जो है हाथ आपके चाचा जी का है, जिनका जिक्र मैं करना चाहूंगी, जगन सिंह श्याम जी जो है, उन्होंने आपको पेंटिंग से जोड़ा, गोंड पेंटिंग जो है, और प्रेरित भी किया। तो उनकी कुछ ऐसी प्रेरणादायक बात जो आपने जिंदगी में गांठ बांध ली, और उन्होंने किस तरह से आपको ये गोंड पेंटिंग की तरफ लेकर आए, और फिर आपने मजदूरी छोड़कर प्रॉपर तरीके से आपने अपनी कला जो है उसको जीवित रखने का ठान लिया। तो वो कैसे हुआ? वो कहते थे, हे, जैसे भी घर से निकलते थे, हे प्रभु, जंगल के जानवर मुझे मिल जाए, लेकिन शहर के आदमी मुझे डर लगता है, भय लगता है इनसे, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। एक तो आदिवासी किसी से बोल नहीं सकता, अंग्रेजी नहीं बोल सकता, स्पष्ट हिंदी नहीं बोल सकता, एक दूसरे से संकोचता है अपने आप को, वैसे एक जीन्स होता है आदिवासी में। तो वैसे मेरा भी था, अराज भी है। मैं पेंटिंग तो बनाता हूँ, पहले मुझे डर लगता था इनको मैं किस तरीके से विस्तार से बताऊँ, किस तरीके से समझाऊँ। तो मैं कहा किसी पढ़े लिखे से बोलूँ, मेरे कहानी को बता दे, इसको समझा दे इसको। तो पहले ही डर था मन में, पर अब नहीं है। तो आपके चाचा जी जो हैं, जिनका बहुत बहुत नाम है, और जगन सिंह श्याम जी, गोंड कला और देश और दुनिया में उन्होंने पहचान बनाई है अपनी, उन्होंने कोई ऐसा मंत्र दिया हो, गुरु मंत्र, जो आज तक आपने गांठ बांध ली है,
पेंटिंग के उसमें मैं पूछना चाहूंगी। वो कहा कि बेटा तुम काम करो, काम ही एक वो आगे बढ़ाएगा, आपको पहचान दिलाएगा। तो वैसे कहानी तो मैं बताता था हर लोगों को, अच्छी अच्छी कई तरह के देवी देवताओं की, कोई अपने मित्र के ऊपर बताता था, अपने जो हमारे दादा दादी नाना नानी बताए थे उनको शेयर करता था। तो तुम्हारे पास इतनी अच्छी कहानी, तो उनको बनाओ, किस तरीके से बनाओगे। अच्छा, और वो जो सिग्नेचर होता है पेंटिंग में, वो सिग्नेचर जैसे मेरा बंदा एक रस्सी पैटर्न है जो अच्छा, एक घास से बनता है। तो सभी अपने अपने जितने भी कलाकार हैं गौण चित्रकारी के, उनके सबके एक सिग्नेचर होते हैं। और आप ये जो पेंटिंग लेकर आए हैं, स्पेशली सदा नीरा आयोजन जो है, अब मैं आखिरी सवाल की तरफ जा रही हूँ कि सदा नीरा में जो आप लोग यहाँ इस आयोजन में आए हैं, थीम है पानी जल। हाँ, हाँ। आपकी ये जो पेंटिंग है, जरा इसके बारे में बता दीजिए हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको। और बिल्कुल ये ऐसे रख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ हाँ, ताकि दिखाई दे दे। हाँ, हाँ, ये मछली है, बामी मछली। बिल्कुल, ये मछली है, हाँ, पेड़ है। हाँ, पर मैं नर्मदा मैया के ऊपर लेके चलता हूँ। नर्मदा मैया हमारे जीवन को एक नया दिशा दिया है, हमें पहचान दिया, नर्मदा की गोद में पले बड़े हैं। तो नर्मदा मैया जो हमें जीवित रखा है, आज भी जीवित हैं। तो एक मछली के रूप लेके उस विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकली है। ओ, तो ये नर्मदा मैया है जो हाँ, लंबी मछली की तरह निकल हाँ, रही है। जो ये पेड़ दिखा है ये विंध्याचल है और सतपुड़ा पर्वत है। ओके, और ये जो थीम है सदा नीरा का, जल पर ही है। तो आप लोगों ने बहुत सारी इस तरह की पेंटिंग्स बनाई है। सबसे ये जो आखिरी सवाल मेरा यही है कि सदा नीरा जो आयोजन है, इस पर आप क्या कहेंगे और किस तरह से आप जैसे सभी कलाकार जो हैं उनको प्रोत्साहन मिला है? वैसे एक नए टॉपिक मिला है हमके जल के ऊपर, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि जल एक सबसे अमृत चीज है जो हर चीज को मतलब उस उपयोग होता है। जल के बगैर जीवन अधूरा है, चाहे वो जानवर हो, पेड़ हो, पशु हो या आदमी हो, जल के बगैर सब कुछ अधूरा है। और कैसा लगा इस आयोजन पर यहाँ हमें काम करने के लिए मौका मिला, हमें निमंत्रण आया तो लगा कि जल के ऊपर बनाना है, क्या बनाएंगे क्या। मैं सोचा कि मैं मेरे साथ में मैया जी नर्मदा मैया है, उनको क्यों ना दर्शाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उनका वृतांत है, तो एक बामी मछली के रूप लेके नर्मदा मैया जो बही है वहाँ से विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से, उनको चीरते हुए, और साथ साथ में विंध्याचल और सतपुड़ा आज उन्हीं के साथ चलते हुए आ रहे हैं, और उनके साथ एक रक्षा कवच है। बिल्कुल। और उसको मैं एक मछली का रूप और पहाड़ के रूप में भी दिखाया है, और ये पेड़ के रूप में, और साजा और सरई का रूप झाड़ है ये दोनों। एक मैया भी जी है और साजा और सरई का झाड़ भी है दोनों। ओह अच्छा। और ये जो पवित्र जो आज हम पत्ती जो उनका होता है, साजा पत्ती का, जो पहले हम भगवान को अर्पण करते उस पत्ती से अनाज बना के। ओके, साजा। लेकिन राजेंद्र जी, आप हमारे इस वीर भारत पॉडकास्ट में आए और बहुत सारी, मतलब मैंने खुद गौण चित्रकारी जो है इसके बारे में कुछ बातें जानी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।